नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके कॉन्सेप्ट लवर्स में। दोस्तों, मेरे द्वारा सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट परीक्षा से संबंधित सामग्री आप सभी तक लाई जा रही है। उसी के क्रम में आज हम बात करेंगे आधारभूत कौशलों के विषय में। दोस्तों, अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं या फिर अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक मिल जाएंगे, जहां पर क्लिक करके आप वह सब देख सकते हैं। दोस्तों, एक शिक्षक से यह उम्मीद की जाती है कि उसके अंदर कुछ आधारभूत कौशल होंगे जिनसे वह अपनी जो शिक्षण विधि है उसको बहुत अधिक प्रभावशाली बना पाएगा। इसी के क्रम में आज हम जितने भी हमारे महत्वपूर्ण आधारभूत कौशल है उनके विषय में चर्चा करेंगे। इससे अगले वीडियो में मैं आधारभूत कौशल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में संभावित आ सकते हैं उनके विषय में आप सभी के लिए एक और वीडियो ले आऊंगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू। सुपर टेट परीक्षा, यूपी टेट, सी टेट परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह दो तरह के होते हैं कि आपको कोई परिभाषा दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि यह जो परिभाषा है यह किस शिक्षण शास्त्री के द्वारा दी गई है। इसके अलावा आपसे यह पूछा जाएगा कि कौन से जो हमारे कौशल हैं वह किन परिस्थितियों में सर्वाधिक उपयुक्त हैं। इसी के क्रम में आपके सामने कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जिनको आइए देखते हैं। एल एन गेज के शब्दों में जो शिक्षण कौशल वे विशिष्ट अनुदेशात्मक क्रियाएं हैं जिन्हें शिक्षक कक्षा कक्ष में अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए उपयोग करता है। इसके अलावा डॉक्टर वी के पासी ने कहा है कि जो शिक्षण कौशल छात्रों को सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं का व्यवहारों का समूह है। मैकडाइगर एवं वाइट के अनुसार शिक्षण कौशल शिक्षण व्यवहार से संबंधित वह स्वरूप है जो कक्षा की अंतिम क्रिया द्वारा उन विशिष्ट परिस्थितियों को जन्म देता है जो शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं और छात्रों के सीखने में सुगमता प्रदान करते हैं। दोस्तों, इसके बाद आइए चर्चा करते हैं कुछ हमारे महत्वपूर्ण जो कौशल हैं उनके विषय में। हमारा सबसे पहला आधारभूत कौशल जिसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे वह है हमारा व्याख्यान कौशल। दोस्तों, एक शिक्षक से यह उम्मीद की जाती है कि वह किसी विषय वस्तु की व्याख्या करने में काफ़ी अच्छा हो। इसके लिए वह शिक्षक कुछ उदाहरण का उपयोग करता है तथा कुछ सार्थक शब्दों का उपयोग करता है। परंतु यदि वह शिक्षक अच्छे उदाहरण का प्रयोग ना करे या फिर ऐसे उदाहरण दे जो बच्चों की समझ में ना आए या फिर उनके परिवेश से मेल ना खाते हों, तब हम कहेंगे कि वह जो शिक्षक है वह अवांछित व्यवहार कर रहा है। कक्षा में छात्रों को सावधानीपूर्वक सतर्क करने के लिए तथा ध्यान केंद्रित करने के लिए हम प्रस्तावना कथन जो है वह देते हैं। आप यह देखिए कि जो हमारा व्याख्यान कौशल है वह कितना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के लिए हमारे द्वारा व्याख्यान कौशल की पढ़ाई की जाती है। इसके बाद बात करते हैं हमारे दूसरे आधारभूत कौशल के बारे में जो है हमारा उद्दीपक परिवर्तन कौशल। दोस्तों, आप एक ऐसे अध्यापक के बारे में सोचिए जो कि कक्षा में घूम घूम कर पढ़ा रहा है, अपने हाव भाव से बच्चों को समझाता है, उसकी आवाज़ में उतार चढ़ाव है एवं वह बीच बीच में रुक जाता है ताकि बच्चे जो है वह सोच सकें। इसके विपरीत एक दूसरा अध्यापक कक्षा में आता है और अपना रटा रटाया पाठ पढ़कर कक्षा से चला जाता है। तो आपको क्या लगता है किस अध्यापक के द्वारा पढ़ाया हुआ बच्चों को अधिक समझ में आएगा? दोस्तों, जो हमारा पहला अध्यापक है उसके द्वारा पढ़ाया गया बच्चों को अधिक समझ में आएगा क्योंकि वह हमारा उद्दीपक परिवर्तन कौशल का उपयोग कर रहा है। वह अपनी हाव भाव, आवाज़ में उतार चढ़ाव, मौन विराम आदि के द्वारा अपनी जो शिक्षण विधि है उसको बहुत अधिक प्रभावी बना रहा है। इसके अलावा वह विद्यार्थियों का क्रियात्मक सहयोग भी कर रहा है। एक शिक्षक से यह उम्मीद की जाती है कि वह अच्छे सवाल बनाने में सक्षम हो। दोस्तों, अध्यापक के द्वारा जो प्रश्न बनाए जाते हैं वह बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होते हैं। कई बार अध्यापक बच्चों का ध्यान कक्षा में लगाने के लिए प्रश्न पूछता है, तो अध्यापक के अंदर यह कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वह अच्छे सवाल बना सके ताकि उन सवालों के माध्यम से वह बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है उसमें वृद्धि कर सकें। दोस्तों, आप यहाँ पर जो इस कौशल के कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं उनको देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो अगला कौशल है वह है हमारा पुनः बुलन कौशल। दोस्तों, पुनः बुलन का मतलब होता है जो बच्चे के अंदर छुपा हुआ बल है उसको पुनः जागृत करना। पुनः बुलन कौशल में एक तरीके से अध्यापकों का वह कौशल है जिसके द्वारा वह छात्रों को पुरस्कार या दंड के द्वारा पढ़ाई की ओर ले जाते हैं। आप यहाँ पर अपनी दाईं ओर इमेज देख रहे हैं जिसमें एक अध्यापक बच्चे की पीठ थपथपा रहा है। दोस्तों, यह एक तरीके का धनात्मक पुनर्बलन है।
इस पुनर्पलन का उपयोग करके एक तरीके से बच्चों को मोटिवेट किया जा रहा है। हम देखते हैं कि जो दंड होता है, जब बच्चे गलती करते हैं तो उनको सज़ा दी जाती है, वह एक तरह का ऋणात्मक पुनर्बलन होता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो धनात्मक पुनर्बलन होता है उसका प्रभाव ऋणात्मक पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक माना गया है। दोस्तों, पुनर्बलन के जो घटक हैं वह निम्नलिखित हैं कि प्रशंसा कथनों का प्रयोग। अध्यापक जो है वह हमारे जो प्रशंसा कथन है उनका प्रयोग कर सकता है, जैसे कि किसी बच्चे को बोले कि शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। उसके अलावा वह अपने हाव भाव व अन्य शाब्दिक संकेतों का प्रयोग भी कर सकता है। वह छात्रों की भावनाओं को स्वीकार कर सकता है, जैसे कि अगर कोई छात्र दुखी है तो वह अध्यापक उसके दुख को समझेगा और दुख को दूर करने का प्रयत्न करेगा, तो यह भी एक तरीके से पुनर्बलन ही होगा। इसके अलावा जो नकारात्मक शब्द हैं उसका उपयोग करके वह बच्चों को एक तरीके से पनिश कर सकता है। छात्रों के सही उत्तरों को श्यामपट्ट पर लिखना। दोस्तों, यह भी एक तरीका होता है कि जब हम बच्चे के उत्साह में वृद्धि करते हैं, एक ही शब्द का अत्यधिक प्रयोग करके पुनर्बलन न करना, यह एक जरूरी हो जाता है। दोस्तों, अगर हम कक्षा में सभी बच्चों को शाबाश शाबाश करने लगेंगे या सभी को हम पुरस्कार बांटेंगे, तो एक समय के बाद पुरस्कार जो होगा उसकी जो महत्व है वह कक्षा के बच्चों के लिए उतना अधिक नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अलग अलग शब्दों का पुनर्बलन में हम लोग प्रयत्न करें। इसके बाद जो हमारा अगला कौशल आता है वह है हमारा दृष्टांत कौशल। दोस्तों, दृष्टांत का अर्थ होता है दृष्टि। एक तरीके से इस कौशल में क्या होता है कि चार्ट, मॉडल, नक्शों आदि की सहायता से जब हम पढ़ाते हैं कक्षा में तो हम दृष्टांत कौशल का उपयोग कर रहे होते हैं। इस कौशल में क्या होता है कि हमारे द्वारा सार्थक उदाहरणों का निर्माण किया जाता है और जो उदाहरण है वह सरल होनी चाहिए ताकि वह बच्चों की समझ में आ सकें। उसके अलावा जो उदाहरण है वह रोचक होने चाहिए। ऐसा ना हो कि जो बच्चे हैं वह उदाहरण सुने और बोर हो जाएं। और उचित माध्यमों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि हमारे चार्ट हो गए, नक्शे हो गए। बच्चों को एक तरीके से बहुत अधिक ज्ञान देने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चित्र में, यहाँ पर एक तरह के डिजिटल बोर्ड के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों, यह कौशल भी आज के समय में अध्यापकों के अंदर होना अनिवार्य है। इसके बाद बात करते हैं हमारे अंतिम आधारभूत कौशल के बारे में, जो कि है हमारा कक्ष प्रबंधन कौशल। दोस्तों, एक शिक्षक का कार्य केवल कक्षा में पढ़ाना ही नहीं है, अपितु उसके अलावा वह कक्षा को व्यवस्थित करता है, कक्षा में अनुशासन बनाता है। अगर शिक्षक के अंदर यह काबिलियत ना हो तो बच्चे जो है वह सारा समय खेलते ही फिरेंगे। तो एक तरीके से कक्ष प्रबंधन में शिक्षक के वो व्यवहार आते हैं जिनके द्वारा शिक्षक प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए उचित कक्षा वातावरण उत्पन्न करने तथा छात्रों के व्यवहारों को नियंत्रित करता हुआ उनका ध्यान विषय वस्तु की ओर नियंत्रित करता हुआ उनका ध्यान विषय वस्तु की ओर आकर्षित करता है। दोस्तों, इस परिभाषा से ही आप लगभग सब कुछ समझ गए होंगे कि कक्ष प्रबंधन एक तरीके से होता क्या है। इसके अलावा जब हम इसके घटक देखते हैं तब हम यह पाते हैं कि अधिगम को रोचक बनाना। दोस्तों, जब हमारा जो विषय वस्तु होती है, जो हमारा पाठ होता है वह रोचक होता है तो बच्चे उसमें खुद से ही रुचि लेने लगते हैं। इसके अलावा जब छात्रों को उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम प्रेरित करते हैं तब हम देखते हैं कि जो छात्र हैं वह बहुत अधिक जो है वह रुचि ले रहे हैं। उसके अलावा अगर कक्षा का वातावरण अनुशासित है, बच्चे सभी शांत बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तब जो हमारी पढ़ाई है वह बहुत अधिक अच्छी हो पाती है। उसके अलावा जब हम बच्चों को, मैंने बताया था कि उसको मोटिवेट करते हैं, तब एक तरीके से जो हमारा कक्षा का प्रबंधन है वह बहुत अच्छे तरीके से होता है। और वांछित व्यवहारों का पुनर्बलन करना। दोस्तों, एक तरीके से कक्ष प्रबंधन कौशल का मतलब यही है कि किसी तरीके से कक्षा के वातावरण को एक तरीके से नियंत्रित करते हुए बच्चों को पढ़ाना। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। आप सभी का वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इसके बाद अगली वीडियो में मेरे द्वारा इन्हीं कौशलों से संबंधित कुछ बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने लाए जाएंगे। आप सभी का धन्यवाद।